हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ अंकुश। और आज हम स्टोरी पढ़ रहे हैं द हॉर्स एंड द लॉयन। आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, लॉयन की, डोंकी की, फॉक्स की, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एक हॉर्स की स्टोरी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में जितने भी स्ट्रक्चर्स यानी कि रूल्स यूज़ होंगे तो मैं आपको लिख के भी बता दूंगा, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रूल्स भी साथ में बताएं। सो आप यहाँ से रूल्स समझ सकते हैं और वोकैबलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, स्ट्रक्चर्स आज काफ़ी अच्छे यूज़ होंगे। और इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूं ताकि हम बीच में कोर्स के बारे में बात ना करें। तो जो मेरा कोर्स है इंग्लिश का बेसिक टू एडवांस लेवल, तो वो 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़। इसमें आपको 600 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी और इसके अंदर 8 बुक्स का पीडीएफ्स है। तो मेरी जितनी भी बुक्स हैं सारी पीडीएफ फाइल्स मैंने वहाँ पे डाल दी हैं, आप उनको ऐप में रीड कर सकते हो एनी टाइम। और इसके अलावा उसमें फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो डेली बेसिस पर टॉपिक्स पर बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी इंग्लिश इंप्रूव भी हो रही है। तो आप भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन और उसमें मेरा 1 ईयर कोर्स है, इसको आप ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए, और एक चीज़ और कि आप में से कई लोगों को लगता है कि 1 साल में ही इसको फिनिश करना है, ऐसा नहीं है। मेरी तरफ से 1 साल आपको मिलेगा, उसको चाहे आप 2 महीने में फिनिश करो, चाहे 6 महीने में, चाहे 10 महीने में, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम फोकस करते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी का नाम है द हॉर्स एंड द लायन, एक घोड़ा और एक शेर। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था, हु हैड एन ओल्ड हॉर्स, जिसके पास एक ओल्ड हॉर्स था, एक यानी कि बूढ़ा घोड़ा था, विद हिम, उसके साथ। तो कह रहे हैं एक समय की बात है, एक फार्मर था, हु हैड, जिसके पास, ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हैड एन ओल्ड हॉर्स, जिसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था, विद हिम। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हुआ है मैं आपको साथ साथ बताता भी चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया देयर वॉज का यूज़, देयर वॉज, देयर वर, उसके बाद एक नाउन। सेकंड हमने यहाँ पे यूज़ किया रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे लेसन्स मैं कोर्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ, अभी डिटेल में तो नहीं कराऊंगा, बस आपको बताऊंगा कि ये वाले स्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन अभी हमने यूज़ किया और ये रिलेटिव प्रोनाउन था हमारा हु, राइट। तो ये हमने अभी इसमें देखा पहली लाइन में। तो इसके आगे है एज द हॉर्स हैड बिकम ओल्ड। एज का मतलब यहाँ पे है क्योंकि, क्योंकि घोड़ा बूढ़ा हो चुका था। तो ये चुका था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा रूल है पास्ट परफेक्ट। और एज जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि वीडियो नंबर 200 में है, एज के 8 यूजेस। तो क्योंकि घोड़ा बूढ़ा हो चुका था, द फार्मर, किसान ने, टोल्ड द हॉर्स, हॉर्स से कहा, टू लीव, निकल जाने को, छोड़ने को, हिज हाउस, उसका घर, एंड लीव, और रहने को, इन सम फॉरेस्ट, किसी जंगल में। तो कह रहे हैं क्योंकि घोड़ा बूढ़ा हो चुका था इसीलिए फार्मर ने हॉर्स से कहा कि उसके घर से निकल जाए और कहीं जंगल में जाके रहे। तो ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन है। ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें, 2 सेंटेंस जुड़े हैं, एक ये सेंटेंस और दूसरा ये सेंटेंस, ये हमारा है पास्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो बिकम इंग्लिश चैम्पियन की बुक अगर आपके पास है तो उसका जो लेसन नंबर 92 93 है वो आप देख लीजिएगा, 90 91 92। तो ये पास्ट कॉम्बिनेशन। आगे द हॉर्स बिकेम वेरी सैड, द हॉर्स बिकेम वेरी सैड, घोड़ा बहुत दुखी हो गया, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। अभी मैं सारे लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, तो देख लीजिएगा कि स्टोरी में कौन कौन से यूज़ होते हैं। दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, कॉम्बिनेशन बहुत मिलेगा। तो द हॉर्स बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गया। ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर से कहा, अपने मालिक से कहा। ये हमारा नरेशन है।
अब ये लिख के हम नरेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है मास्टर। तो क्या उसने अपने मास्टर से कहा कि मास्टर आई एम योर ओल्ड सर्वेंट, कि मैं तुम्हारा ओल्ड सर्वेंट हूँ, मतलब पुराना नौकर हूँ। तो सर्वेंट इज़ नौकर। और अगर रूल की बात करें तो ये कौन सा रूल यूज़ हुआ है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज़ सब्जेक्ट, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, पास्ट में हो तो वॉज या वर, फ्यूचर में हो तो विल बी, उसके बाद एक नाउन या फिर एक एडजेक्टिव या फिर एक प्रेपोजिशन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो ये भी, इसको सिंपल टेंस हम बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा। तो देखिए आई एम योर ओल्ड सर्वेंट, तो ये जो है ये नाउन है, सर्वेंट इज़ नाउन, ओल्ड एक एडजेक्टिव। तो ये है सिंपल सेंटेंस। तो उसने अपने मास्टर से कहा मास्टर मैं तुम्हारा ओल्ड सर्वेंट हूँ, आई हैव सर्व्ड यू, मैंने तुम्हारी सेवा की है, प्रेजेंट परफेक्ट, ऑल माई लाइफ, अपने पूरे जीवन में। तो अब यूज़ हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि आई हैव सर्व्ड यू, सर्व मतलब होता है सेवा करना, मैंने तुम्हारी सेवा की है ऑल माई लाइफ, अपने पूरे जीवन। आई हैव ऑलवेज बीन फेथफुल टू यू, मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कौन सा है, हैज़ बीन, हैव बीन, उसके बाद एक एडजेक्टिव। तो ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, एक एडजेक्टिव। कई बार यहाँ पे नाउन भी यूज़ होता है रह चुका होने की सेंस के लिए। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। लेसन जो वर्कबुक पार्ट 2 है उसमें जो लास्ट के लेसन्स है वहाँ पे ये लेसन दे रखा है, हैज़ बीन, हैव बीन, एडजेक्टिव वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रह चुका हूँ या रहा हूँ। तो अगर हम बोलते हैं कि वह डॉक्टर रह चुका है तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन अ डॉक्टर। सचिन कई बार मैन ऑफ द मैच रह चुका है, सचिन हैज़ बीन द मैन ऑफ द मैच मैनी टाइम्स, इस तरह से यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव है तो रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई हैव ऑलवेज बीन फेथफुल टू यू, मैं हमेशा तुम्हारा फेथफुल रहा हूँ, फेथफुल यानी कि वफ़ादार। एंड और देयर हैज़ बीन नो लूजनेस, और मेरी तरफ से कोई भी ढील नहीं हुई है। ऑन माई पार्ट, मेरी तरफ से, कह रहे मेरी तरफ से कोई भी ढीलापन आज तक नहीं हुआ है। तो हैज़ बीन समय बता रहा है, जो अभी भी आपको बताया। यहाँ पे देयर सब्जेक्ट, हैज़ बीन और नाउन और एडजेक्टिव। तो कह रहे हैं देयर हैज़ बीन नो लूजनेस ऑन माई पार्ट, कि मेरी तरफ से कोई भी ढील नहीं रही है इन कैरिंग आउट, पालन करने में, माई ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को। कैरी आउट मतलब होता है पालन करना, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। तो यहाँ पे आप याद कर लें, कैरी आउट इज़ पालन करना, फेथफुल इज़ वफ़ादार, सर्वेंट इज़ नौकर। इसके अलावा फार्मर आप जानते हैं किसान, और बाकी आई थिंक सिंपल वर्ड है। मास्टर मतलब उस्ताद, और लूजनेस मतलब ढीलापन, और माय पार्ट मतलब मेरी तरफ से। तो आगे देखते हैं। सो लॉन्ग एज आई वॉज फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, कह रहे हैं कि जितनी देर, जब तक मैं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था। तो एज, सो लॉन्ग एज या फिर एज लॉन्ग एज मतलब एक ही है। तो कह रहे हैं जब तक मैं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग था। फिज़िकली इज़ शारीरिक रूप से। तो जितनी देर तक मैं वो घोड़ा कह रहा है मैं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था। यू हैड ऑल योर अफेक्शंस, तुम्हारा सारा का सारा स्नेह, फॉर मी मतलब मेरे लिए था। यू हैड ऑल योर अफेक्शंस फॉर मी, तुम्हारा जितना भी स्नेह था वो मेरे लिए था। अब यहाँ पे हैड के साथ एक नाउन का यूज़, अब इसको बोलते हैं पोजेशन। हैज़, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, फ्यूचर में विल हैव, और उसके बाद एक नाउन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ पास में है, ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है। ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। ही विल हैव अ कार, उसके पास कार होगी भविष्य में। और प्रेजेंट में आप बताना चाहो कि उसके पास कार होगी प्रेजेंट में, तो वुड हैव, मे हैव, माइट हैव। तो एक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ है। तो कह रहे हैं कि यू हैड ऑल योर अफेक्शंस, तुम्हारा जितना भी स्नेह था वो था, मतलब मेरे लिए तुम्हारे अंदर स्नेह था। बट लेकिन
एज सुन एज यू रियलाइज्ड, जैसे ही तुम्हें एहसास हुआ। अब ये हमारा एज सुन एज का लेसन है, तो ये देख लीजिएगा। इसके भी मैंने आपको 4 यूजेस बता रखे हैं, एज सुन एज, द मोमेंट, एज और नो सूनर डिड। तो देख लीजिएगा वीडियो। तो कह रहे हैं जैसे ही तुम्हें एहसास हुआ दैट की आई हैव बिकम फिजिकली वीक, कि मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया हूँ। तो वीक का स्पेलिंग WEAK और WEE होता है, वो जो हफ्ता होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही तुम्हें एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ दैट कि मैं फिज़िकली वीक हो गया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। आई नो लॉन्गर हैव दैट पावर। अब ये देखिए यहाँ पे यूज़ कर रखा है आई नो लॉन्गर, मतलब अब और नहीं। तो पहले कोई कुछ था और अब वो नहीं है, तो हम नो लॉन्गर यूज़ करते हैं। जैसे आई नो लॉन्गर गो देयर, अब मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, यानी कि पहले जाता था। आई नो लॉन्गर कॉल हिम, मैं अब उसको फ़ोन नहीं करता हूँ, पहले करता था अब नहीं करता। इट मीन्स नो लॉन्गर। तो फर्दर एक्सप्लेन करें, आई नो लॉन्गर हैव दैट पावर, अब मेरे पास वो शक्ति नहीं है। एंड वाइटलिटी, जीवन शक्ति नहीं है, इन मी, मुझ में। तो पावर इज़ ताकत, वाइटलिटी इज़ जीवन शक्ति। तो ये पोजेशन का चैप्टर है। एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक ये एक ही बात है, यहाँ से यहाँ तक ये एक ही सेंटेंस है, और उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस है यहाँ तक। तो अगर आप ये सारा देखेंगे तो ये पास्ट कॉम्बिनेशन है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं फिज़िकली वीक हो गया हूँ और मेरे पास वो शक्ति नहीं है, वो जीवन ऊर्जा नहीं है, यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे कहा, टू लीव, निकल जाने को, छोड़ने को, योर हाउस, अपना घर, एंड गो एंड लिव इन सम फॉरेस्ट, और जाकर रहने को किसी फॉरेस्ट में। तो आस्क टू, इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो आस्क्ड मी, तो एक स्ट्रक्चर हमारा और आया यहाँ पे, एज सून एज, राइट। तो एज सुन एज, तो अभी और भी स्ट्रक्चर आएंगे, अभी आपको मैं और दिखाऊंगा यहाँ पर। और एक ये स्ट्रक्चर है आस्क मी। तो इसमें क्या होता है, अगर सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट की बात है तो हम आस्क या आस्क्स लगाएंगे, या पास्ट होगा तो आस्क्ड, उसके बाद समवन, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे झूठ बोलने के लिए कहता है, ही आस्क्स मी टू टेल अ लाई, उसने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा, ही आस्क्ड मी टू टेल अ लाई। उसी तरह से यहाँ पे यूज़ हुआ, यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे कहा, टू लीव योर हाउस, अपना घर छोड़ने को, एंड गो एंड लिव इन सम फॉरेस्ट, और जाकर किसी फॉरेस्ट में रहने को। तो गो एंड लिव मतलब जाकर, ये हमारा वर्ब एंड वर्ब का लेसन है। तो ये भी मैंने दे रखा है, आप इसको भी देख लीजिएगा, वर्ब एंड वर्ब। तो ये हमारा लेसन था, जाकर, खाकर, उठकर, बैठकर, इस तरह से। इज़ दिस अ रिवॉर्ड, क्या ये तोहफा है, क्या ये रिवॉर्ड है, टू द सर्विसेज, उन सेवाओं के लिए, रेंडर्ड, जो तुम्हें उपलब्ध कराई गई, बाय मी, मेरे द्वारा, विद ऑल माई ऑनेस्टी, मेरी पूरी ईमानदारी के साथ, एंड फेथफुलनेस, और पूरी वफादारी के साथ। कह रहे हैं कि क्या ये रिवॉर्ड है मेरी उन सेवाओं का जो मैंने तुम्हें रेंडर की, प्रदान करी, मेरी पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, और फेथफुलनेस के साथ, वफादारी के साथ। तो रेंडर यहाँ पे उपलब्ध कराना, सर्विसेज मतलब सेवाएं, ऑनेस्टी ईमानदारी, फेथफुलनेस वफादारी। तो इसके बाद अब क्या हुआ, द फार्मर वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, फार्मर के पास कोई भी शब्द नहीं बचा। अभी घोड़े ने अपने बारे में सब बताया, तो अब फार्मर के पास कोई भी शब्द नहीं था। अब ये जो सेंटेंस है इसको आप ज़रूर याद कर लें। जब भी आपको बोलना है कि मेरे पास शब्द ही नहीं थे, तो आप बोलते हैं आई डिड नॉट हैव वर्ड्स, तो आप उसकी जगह बोल सकते हैं आई वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, आई वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। तो इसको यूज़ करना शुरू कर दे, डेली यूज़ का सेंटेंस है। अब क्या हुआ, फार्मर के पास कोई शब्द नहीं बचे, ही हैड नो लॉजिकल आंसर, उसके पास कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं था, ये भी पोजेशन। ऑल राइट द फार्मर सेड टू द हॉर्स, तो फार्मर ने हॉर्स से कहा ऑल राइट, ठीक है, यू कैन स्टे इन माई हाउस, तुम मेरे घर में रह सकते हो। द फार्मर फर्दर सेड, और फिर फार्मर ने और आगे कहा, ब्रिंग मी अ लॉइन,
मेरे लिए एक लॉइन लेकर आओ, शेर को लेके आओ। आई वॉन्ट अ लॉइन्स स्किन, मुझे शेर की खाल चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड आया फर्दर, फर्दर मतलब और आगे। तो ऑल राइट भी कहा फार्मर ने हॉर्स को, और फिर बोला यू कैन स्टे इन माई हाउस, रह सकते हो, और फर्दर बोला कि ब्रिंग मी अ लॉइन, मेरे लिए लॉइन लेकर आओ। अब ये कौन सा रूल यूज़ हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब याद कर लीजिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे नरेशन का यूज़ हो रहा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा नरेशन के अंदर भी अलग अलग टेंस यूज़ होते हैं। तो अब क्या हुआ, एक ये स्ट्रक्चर यूज़ हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस, और ये है वांट, वांट प्लस नाउन। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, मैं सारे स्ट्रक्चर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो बार बार मुझे बताने पड़ते हैं आपको। तो वांट, वांट्स और पास्ट में वांटेड, इसका मतलब होता है चाहिए। तो ये हो गया हमारा 15वां स्ट्रक्चर। देख लीजिए कितने स्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं इस स्टोरी के अंदर, अभी और भी बहुत सारे हैं। तो आई वॉन्ट अ लॉइन स्किन, मुझे लॉइन की स्किन चाहिए। सो इसीलिए द वरीड हॉर्स, वो जो चिंतित घोड़ा था, वरीड यहाँ पे एडजेक्टिव है, हॉर्स नाउन है, इसीलिए जो चिंतित घोड़ा है, सेट आउट, वो निकल पड़ा फॉर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए। अब सेट आउट मतलब किसी चीज़ के लिए निकलना, किसी प्लेस के लिए निकलना। सेट की सेकंड फॉर्म सेट ही रहती है, ये वर्ब है, याद कर लीजिएगा। तो वो जो चिंतित घोड़ा था वो निकल पड़ा फॉरेस्ट के लिए। देयर, वहाँ, ही मेट, वो मिला, अ फॉक्स, एक लोमड़ी से। द फॉक्स टुक पिटी ऑन द हॉर्स, जो फॉक्स था उसने हॉर्स पर दया दिखाई। टुक पिटी मतलब होता है दया करना, तो उसने उस पर दया दिखाई। एंड और आस्क्ड हिम द रीज़न, और उससे पूछा एक कारण। ऑफ हिज सैडनेस, अपनी उदासी का, तो उसने उस पर दया दिखाई और उससे उसके इस सैडनेस का कारण पूछा। द हॉर्स नरेटेड द होल स्टोरी, हॉर्स ने पूरी की पूरी स्टोरी बता दी, सुना दी। नरेट मतलब सुनाना, और होल मतलब पूरा का पूरा। द फॉक्स, जो फॉक्स था, ऑफर्ड टू हेल्प द हॉर्स, तो फॉक्स ने पेशकश करी घोड़े की हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे फॉक्स के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। फॉक्स बीइंग गुड नेचर्ड, कह रहे हैं कि जो फॉक्स था अच्छा नेचर्ड होने की वजह से, एक अच्छे नेचर वाला होने की वजह से उसने ऑफ़र किया हेल्प करने के लिए हॉर्स को। अब यहाँ पे बी जो है ये फॉक्स के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, तो ये हमारा कौन सा लेसन है? ये हमारा है बीइंग का लेसन। बीइंग के ऊपर मैंने आपको 6 वीडियोस दे रखे हैं, 6 लेसन्स, और वर्कबुक पार्ट 2 में लास्ट के लेसन्स हैं, वहाँ पर केस बना के मैंने आपको सेंटेंस दे रखे हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और 6 वीडियोस हैं बीइंग पर। तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है बीइंग प्लस एडजेक्टिव और बीइंग प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट। तो जो फॉक्स था अच्छा नेचर होने की वजह से उसने ऑफ़र करी हॉर्स को मदद। ही सेड टू द हॉर्स, उसने हॉर्स से कहा, यू लाई डाउन हेयर, तुम यहाँ लेट जाओ। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एज इफ़, मानो कि यू वर डेड, जैसे तुम मरे हुए हो। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया एज इफ़, ये हमारा एज इफ़ का चैप्टर है। एज इफ़ पर भी मैंने आपको 5-6 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। एक हम अकॉर्डिंग टू टेंस बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद हम एज इफ़ लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर लिखते हैं, उसके बाद एक नाउन लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और इफ़ के साथ हैड का यूज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, तो वो अलग अलग रूल हैं, वो एज इफ़ के चैप्टर में ही मैंने आपको दे रखे हैं। एज इफ़ मतलब मानो की। तो ये हमारा हो गया 17th रूल। तो 10 रूल ये और 17th रूल ये। तो एक भी रूल ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया, अगर आपको आते होंगे तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो अब क्या हुआ, तो इसको आप याद कर लो, एज इफ़ मानो कि, सब्जेक्ट और उसके बाद वर, उसके बाद एक नाउन और एडजेक्टिव। और गुड नेचर्ड ये एक एडजेक्टिव है, आप इसको भी याद कर लें। और नरेट मतलब सुनाना, टुक पिटी मतलब दया करना, और लाई डाउन नीचे रखना या लेट जाना। अब क्या हुआ, द हॉर्स फॉलोड द एडवाइस, घोड़े ने फॉलो किया उस सलाह को, ऑफ द फॉक्स, फॉक्स की।
एंड और ले देयर ऑन द ग्राउंड, और वहाँ ज़मीन पर लेट गया। अब यहाँ पे जो ले है ये सेकंड फॉर्म है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कौन सी वर्ब और कैसे यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा है लाए झूठ बोलना, लाई की सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म लाइड। एक लेटने के लिए भी लाई यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी थ्री फॉर्म होती है लाए, ले और लेन। एक होता है नीचे रखना, इसका मतलब होता है ले डाउन, और इसकी सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड। तो ये मैंने वर्ब्स में आपको सिखाया था, वर्ब नंबर आई थिंक 60, 61, 62 ऐसे के आसपास है, देख लीजिएगा। तो ये है लेटना, और झूठ बोलने के लिए ये थ्री फॉर्म्स, और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे ले है सेकंड फॉर्म ये वाली लेटने के लिए। तो हॉर्स ने उसकी एडवाइस को फॉलो किया फॉक्स की, और लेट गया ज़मीन पर एज इफ़, मानो कि ही वर डेड। अब आप सोच रहे होंगे वर कहाँ से आ गया, यही मैंने आपको रूल में सिखाया है, सब्जेक्ट वर एक एडजेक्टिव नाउन। तो एज इफ़ ही वर डेड, जैसे वो मरा हुआ था। देन फिर द फॉक्स मेट किंग लॉइन, फिर वो जो फॉक्स था वो मिला लॉइन से, एंड सेड, और कहा। तो राजा लॉइन से मिला और कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, देर इज़ अ डेड हॉर्स, एक मरा हुआ घोड़ा है, लाइंग, पड़ा हुआ है, इन एन ओपन फील्ड, एक खाली मैदान में। तो एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा हुआ है एक खाली मैदान में, यहाँ पे लाइंग मतलब पड़ा हुआ। तो ये लेटने से ही बना है, लाइंग, और डेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, हॉर्स एक नाउन। और ये देयर का चैप्टर, इट्स बेटर, अब ये भी एक नया स्ट्रक्चर है, इट्स बेटर यू कम एंड सी फॉर योर सेल्फ, कि अच्छा होगा कि आप खुद जाकर उसको देखो खुद, मतलब आप खुद जाकर उसको देखो। तो इट्स बेटर जो ये भी एक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको एक और स्ट्रक्चर करा रखा है, हैड बेटर, उसमें हमने किया था सब्जेक्ट हैड बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे अभी एक नया स्ट्रक्चर आया है, इट्स इकट्ठा आएगा, इट्स बेटर, उसके बाद एक सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो मैंने अभी तक आपको कितने 19 कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, अभी और भी आप देखेंगे। तो इट्स बेटर, अच्छा होगा कि आप खुद जाकर उसको देखो। When the fox and the lion reached the spot, जब वो फॉक्स और लॉइन उस स्पॉट पर पहुँचे, स्पॉट मतलब उस जगह पर, वेयर द हॉर्स वॉज लाइंग, जहाँ पर घोड़ा पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे वेयर जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये स्पॉट वो जगह के लिए प्लेस, और प्लेस के बारे में फर्दर हम बताते हैं, तो वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जब फॉक्स और लॉइन पहुँचे उस स्पॉट पर, कौन सा स्पॉट, वेयर, जहाँ पर हॉर्स वॉज लाइंग, घोड़ा लेटा हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे लाइंग जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अवस्था बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, तो दिस इज़ एन एडजेक्टिव। तो घोड़ा पड़ा हुआ था, प्रिटेंडिंग, बहाना करते हुए, टू बी डेड, मरे होने का। तो प्रिटेंड का ये लेसन आ गया जो मैंने आपको 9 और 10 एडवांस्ड रूल बताए थे वीडियो नंबर 127, 128, 129 में। तो वहाँ पे सीम वाले चैप्टर थे, सीम टू बी, और फिर क्लेम टू बी, प्रिटेंड टू बी। तो ये हमारा प्रिटेंड आ रहा है, उसके बाद टू बी, उसके बाद एक एडजेक्टिव। तो ये हमारा कौन सा रूल हुआ, रूल नंबर 20th। तो प्रिटेंडिंग मतलब बहाना करते हुए, टू बी डेड, मरे हुए होने का। तो जब फॉक्स और लॉइन पहुँचे स्पॉट पर, उस जगह पर जहाँ हॉर्स पड़ा हुआ था, बहाना करते हुए मरे होने का। द फॉक्स सेड, तब फॉक्स ने कहा, अब ये डायरेक्ट नरेशन, लेट अस पुल दिस हॉर्स, ये चलो इस हॉर्स को खींचते हैं, एंड पुट इट, और इसको डाल देते हैं, बिहाइंड द बुशेज़, झाड़ियों के पीछे। बुशेज़ मतलब झाड़ियाँ, तो बुशेज़ झाड़ियाँ, बिहाइंड मतलब पीछे, प्रिटेंड मतलब बहाना करना, और स्पॉट मतलब उस जगह, वो जगह, पुल मतलब खींचना। तो क्या बोला कि चलो इस घोड़े को खींचते हैं और इसको डाल देते हैं झाड़ियों के पीछे, सो दैट, ताकि, वी कुड हैव अ पीसफुल मील, ताकि हम आराम से शांति से मील खा सकें। तो ये जो हैव है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
कुड यहाँ पे संभावना को डिनोट कर रहा है, तो सो दैट वी कुड हैव, ताकि हम खा सकें अ पीसफुल मील, एक शांति भरी मील। तो ये हमारा कुड का यूज़ आ गया। तो 21st रूल इज़ सब्जेक्ट, कुड यूज़ करते हैं हम संभावना के लिए, फ्यूचर और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। तो अब क्या हुआ, वट आई विल डू इज़ दैट, मैं क्या करूँगा कि, आई विल टाई, मैं बांध दूंगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, वट आई विल डू इज़ दैट, ये भी एक पूरा का पूरा लेसन मैंने बता रखा है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, आपको बस बता देता हूँ कि इस पे भी लेसन है कंप्लीट। उसमें 3 केसेस हैं, वीडियो नंबर आई थिंक 300 के आसपास है। तो व्हाट आई विल डू इज़ दैट, मैं क्या करूँगा कि, आई विल टाई, मैं बांध दूंगा, टाई मतलब बांधना, यूअर टेल, तुम्हारी पूंछ को, टू द टेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े की पूंछ से। यस आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। सेड द लॉइन, लॉइन ने कहा। सो द फॉक्स, इसीलिए जो फॉक्स था, इंस्टेड ऑफ टाइंग, बांधने की बजाय, लॉइन्स टेल, लॉइन की टेल को बांधने की बजाय, टू दैट ऑफ द हॉर्स, हॉर्स की पूंछ से। तो ये जो है हमारा इंस्टेड ऑफ, तो इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन है, और इंस्टेड ऑफ के बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो दैट यूज़ हुआ है, दिस इज़ द टेल, द टेल के लिए। अब ये एक चैप्टर मैंने कराया है, देन दैट ऑफ, ठीक है, देन दैट ऑफ, वीडियो नंबर आई थिंक 305 और 10 के आसपास है, देख लीजिएगा। तो ये 22 नंबर का कॉन्सेप्ट कह रहे कि लॉइन की पूंछ को घोड़े की पूंछ से बांधने की बजाय, जो फॉक्स था, टाइड, उसने बांध दिया, द हॉर्सेस टेल, घोड़े की पूंछ को, विद द लेग ऑफ द लॉइन, लॉइन की लेग के साथ। तो यहाँ पर सो, इसीलिए द फॉक्स सब्जेक्ट है, इस द फॉक्स का हमारा वर्ब है ये टाई, बांधना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, और ये सारा का सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फॉक्स ने बांध दिया घोड़े की टेल को लॉइन की लेग के साथ। अब क्या हुआ, देन फिर, ही आस्क्ड द हॉर्स टू गेट, अब ये अगेन आस्क समवन टू फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब इसने इससे कहा। तो ही आस्क्ड द हॉर्स मतलब फॉक्स ने हॉर्स से कहा, टू गेट अप, कि उठो, एंड रन फास्ट, और तेजी से दौड़ो। द हॉर्स, घोड़ा, एट वंस, तुरंत, गॉट अप, उठा, एंड स्टार्टेड रनिंग, और भागना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये लेसन भी मैंने आपको करा रखा है स्टार्ट स्टॉप का। तो हॉर्स एट वंस यानी कि तुरंत उठा और भागना शुरू कर दिया, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज हो सकता था उतना। तो ये एज फास्ट एज का हमारा रूल है। तो ये एज एडजेक्टिव एज, इस पर भी मैंने चैप्टर आपको दे रखा है, देख लीजिएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 23। ऑल दिस हैपन्ड, कह रहे हैं यह सब हुआ, सो सडनली, इतना जल्दी, दैट की द लॉइन डिड नॉट गेट अ चांस, कि लॉइन को चांस ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, टू बैलेंस हिमसेल्फ, अपने आप को संतुलित करने का। तो ऑल दिस, यह सब, हैपन्ड, हुआ, सो सडनली, इतना जल्दी, दैट की, कह रहे यह सब इतना जल्दी हुआ कि लॉइन को चांस ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला खुद को बैलेंस करने का, संभालने का। द हॉर्स वॉज रनिंग सो फास्ट, घोड़ा इतनी तेज, सो मतलब यहाँ पे इतनी, तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा था, दैट की द लॉइन वॉज लिटरली बींग ड्रैग्ड लाइक अ डेड एनिमल, कि जो घोड़ा इतनी तेज भाग रहा था कि लॉइन लिटरली मतलब सचमुच, वॉज बीइंग ड्रैग्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। तो पूरा मतलब क्या हुआ, घोड़ा इतनी तेज भाग रहा था कि लॉइन सच में उसको घसीटा जा रहा था एक मरे हुए एनिमल की तरह। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर लें, ड्रैग मतलब घसीटना, और लिटरली मतलब सचमुच, एट वंस तुरंत, और गेट अ चांस मौका मिलना। तो ये अगला कॉन्सेप्ट हमारा 24th यूज़ हुआ, सो और दैट का। इसका मतलब होता है इतना की, इतना और की। तो इस पे भी पूरा लेसन है, देख लीजिएगा वीडियो।
आगे है हिज बॉडी स्लैम्ड। स्लैम मतलब क्या होता है, एकदम जोर से टकरा जाना किसी चीज़ से, स्लैम। तो हिज बॉडी, उसकी जो बॉडी है, स्लैम्ड अगेंस्ट बिग रॉक्स, बड़े बड़े चट्टानों से। रॉक्स मतलब चट्टान, तो बिग रॉक से उसकी जो बॉडी थी वो टकरा रही थी, लग रही थी। सो मैनी टाइम्स, बहुत बार। अब इसका पूरा मतलब हुआ कि उसकी बॉडी बड़े बड़े चट्टानों से लग रही थी, लगी बहुत बार। एंड वॉज कॉट बाय थॉर्नी बुशेज़, और जो थॉर्नी बुशेज़ थी, कांटेदार झाड़ियाँ। थॉर्नी होती है कांटेदार, और बुशेज़ इज़ झाड़ियाँ। तो कह रहे हैं कि उसकी बॉडी वॉज कॉट, वो फंस गई, पकड़ी गई थॉर्नी बुशेस के द्वारा, मतलब झाड़ियों में अटक गई, कांटेदार। इन द वे, रास्ते में। और ये हमारा है पैसिव वॉइस। तो अगला कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 25, ऑब्जेक्ट वॉज वर थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस। ही वॉज गेटिंग इंजरीज, उसको चोट लग रही थी। ही वॉज गेटिंग, उसको मिल रही थी, इंजरीज आफ्टर इंजरीज, एक चोट के बाद दूसरी चोट, यानी कि उसको इंजरीज मिलती जा रही थी। एंड वॉज ब्लीडिंग बैडली, और बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा था। बैडली मतलब बुरी तरह से, ब्लीड मतलब खून का निकलना। तो ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूस। तो अगला रूल यूज हुआ 26 नंबर, पास्ट कंटिन्यूस। द लॉइन कुड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, तो जो लॉइन था इससे ज़्यादा वो नहीं सह सका। द लॉइन कुड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, तो इसको और ज़्यादा नहीं सह सका। तो रूल नंबर 27, कुड का यूज़। कुड, सका, सकी, सके, कुड का केस नंबर 2 जो आपको कराया था वो। तो लॉइन इससे ज़्यादा और नहीं सह सका। एंड गेव अप, यहाँ पे ए आएगा, गेव अप, और उसने हार मान ली। गिव अप मतलब होता है हार मानना, या सेकंड फॉर्म गेव अप, हार मान ली। द हॉर्स स्टॉप्ड एट हिज मास्टर्स हाउस, और जो घोड़ा है वो रुका अपने मास्टर के हाउस पे, घर पर जाकर। विद द डेड लॉइन, मरे हुए लॉइन के साथ। टाइड टू इट्स टेल, जो बंधा हुआ था उसकी पूंछ से। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, फार्मर बहुत खुश था। टू सी द डेड लॉइन, मरे हुए लॉइन को देख कर। ही परमिटेड द हॉर्स, ही परमिटेड, उसने मंजूरी दे दी। परमिट मतलब क्या होता है, मंजूरी देना, अलो कर देना, आज्ञा देना। अलो मतलब होता है बोलकर, परमिट होता है लिखित में, यानी कि पक्का। तो ही परमिटेड द हॉर्स, उसने हॉर्स को पक्की मंजूरी दे दी। टू स्टे, ठहरने की। एट हिज हाउस, उसके घर पर। एज लॉन्ग एज ही विश्ड, जब तक उसकी इच्छा हो। तो एज लॉन्ग एज, इसका चैप्टर भी मैंने आपको करा रखा है। तो रूल नंबर 28, एज लॉन्ग एज। तो आप सोच लीजिए इस स्टोरी के अंदर लगभग 28 से 30 रूल्स इंग्लिश के टेंसेस यूज़ हुए हैं। तो जब आप राइटिंग करते हैं उसमें अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं, और सिर्फ राइटिंग के स्ट्रक्चर से आप स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो सोचते हैं कि राइटिंग में अच्छा लिख के हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। राइटिंग के अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पीकिंग के अलग होते हैं। और स्पीकिंग में तो सारे ही यूज़ होते हैं, राइटिंग में फिर भी लिमिटेड है। तो आप लोग बोलना चाहते हैं लेकिन करते वो प्रैक्टिस है जो लिखने में हेल्प करती है। इसीलिए आप मेरे कोर्स से पूरी की पूरी इंग्लिश को सीखें, जो आपका स्पीकिंग में भी, रिटन में भी आपकी हेल्प करेगी डेफिनेटली 110%। तो अब इसका मॉरल क्या निकलता है? मॉरल इज़ नैतिक शिक्षा। माइंड इज़ माइटियर देन बॉडी। जो माइंड है वो माइटियर है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है बॉडी से। माइट और माइटियर, माइटीएस्ट। तो माइटियर इज़ कंपैरेटिव डिग्री, तो हमारा माइंड ज़्यादा पावरफुल है हमारी बॉडी से। दिस इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। तो आपको स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें, वहाँ से इंग्लिश को ज़रूर और ज़रूर सीखें। तो आप भी अपने आप इन स्टोरीज़ को पढ़ पाएंगे, आपको स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग and being till the end. So see you in the next video with another interesting story. Thank you.